सो लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी स्टार्ट किया था जस्ट, है ना। देखो अभी तक हमने रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड तक पढ़ लिया है ना। स्पीड में हमने एवरेज स्पीड के अलग अलग केसेस देखे थे, है ना। जैसे पार्टिकल v1 की स्पीड से t1 टाइम तक चलाओ, फिर v2 की स्पीड से t2 टाइम तक चलाओ, ठीक है। तो वो सारे केसेस देखे थे। या v1 की स्पीड से s1 डिस्टेंस चलाओ, v2 की स्पीड से s2 डिस्टेंस चलाओ, तो सारे केसेस देखे थे ना। एवरेज स्पीड के अलग अलग फॉर्मूले देखे थे। एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला एवरेज निकालने का, वो तो सबके लिए वैलिड होता है, एवरेज ऑफ एनी फंक्शन। तो एवरेज ऑफ स्पीड भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला देखा था, ds/dt, वो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है ये। फिर अगर हम dt इधर ले जाएं तो इंटीग्रेशन v dt करेंगे तो इधर डिस्टेंस मिलेगा हमें। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? यस सर। तो यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद फिर हमने वेलोसिटी स्टार्ट किया था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। सो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? देखो वेलोसिटी को हम वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो सिर्फ, या डायरेक्शन चेंज कर दो सिर्फ, या दोनों चेंज कर दो, वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। एरो की डायरेक्शन चेंज कर दो आप, ईस्ट से वेस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, 1 डिग्री भी घुमा दो तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी में भी ऐसा ही है। अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है यहाँ से, तो हल्का सा भी डायरेक्शन चेंज कर ले तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज ना करे। समझ में आया क्या? हाँ। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कब बोला जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहे। ये देखो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं, है ना। और मैग्नीट्यूड भी सेम रखें, दोनों चीज सेम होनी चाहिए। समझ में आया क्या? आए समझ में? यस सर। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में देखो ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। जब पार्टिकल ऐसे रैंडम पाथ में चलता है, जैसे पार्टिकल कभी भी अगर ऐसे रैंडम पाथ में चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे पार्टिकल अभी यहाँ है, इस पाथ पे चल रहा है पार्टिकल, ऐसे इस पाथ पर चल रहा है पार्टिकल, ऐसे घूमते हुए ऐसे। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं हम, जैसे यहाँ पर बतानी है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इस तरफ है डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर बतानी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस तरफ है डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर बतानी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस तरफ है डायरेक्शन। समझ में आया क्या? तो हर पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, कि नहीं हो रही? यस सर। हाँ। वैसे इस सर्कल में देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है 4 अलग अलग जगह पर। डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? स्पीड सेम है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। सो ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बोलेंगे या नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे? नॉन नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया क्या? आया सोच में? So when a particle does not change its velocity with time, then its velocity is known as uniform velocity. It is possible only when particle moves in a straight line with constant magnitude without changing its path. समझ में आया क्या? हाँ। Yes. अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था। यही वाला? यस सर। तो आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? मैंने ग्रुप में भेजी हुई है 2-3 दिन पहले से। सर मेरे को रिकॉर्डिंग मतलब ग्रुप में विजिबल ही नहीं है। क्या? ग्रुप में विजिबल ही नहीं है रिकॉर्डिंग। मैंने भेजी है, क्यों बच्चों ग्रुप में नहीं मिली क्या? लेक्चर 2 भेजा है ना मैंने। मैं दूसरे मोबाइल से देखता हूँ। आप जिस नंबर से ग्रुप में उस ग्रुप में जाके देखो, कभी ग्रुप ओपन किया करो, उसमें है सब कुछ, ठीक है। यस सर। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है ना, बाकी सबसे पूछ रहा हूं मैं। यस सर भेजा। हाँ ठीक है।
सो आपको टाइम पे देखना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले पुराने लेक्चर की, अगर आपने मिस किए तो रिकॉर्डिंग उसको देख के पूरा पढ़ के फिर नेक्स्ट लेक्चर में आना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये दोनों रिकॉर्डिंग देखना होगा, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ आपको कम समझ में आएगा, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ कोई बात नहीं, अगले टाइम से ध्यान रखना है ना। यस सर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इसमें क्या लिखेंगे हम? when velocity of particle changes with time, ठीक है, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, तो ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया क्या? अभी कितने तरीके से ऐसा हो सकता है? इट इज पॉसिबल इन 3 ways। इट इज पॉसिबल इन 3 ways। जैसे केस फर्स्ट, अगर पार्टिकल अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे, डायरेक्शन सेम रखे, है ना, व्हेन या फिर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख ले, व्हेन मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, सॉरी, व्हेन डायरेक्शन इज कांस्टेंट, when direction is constant but magnitude is changing, जैसे मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डायरेक्शन तो सेम हो जाएगी, डायरेक्शन सेम हो जाएगी ना। अब जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 5 मीटर पर सेकंड ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? कैसे हुई? मैग्नीट्यूड चेंज करने से हुई या डायरेक्शन चेंज करने से हुई? मैग्नीट्यूड। तो ए पर मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी एट ए है 5 राइट में जा रहा है तो आई कैप, और वेलोसिटी एट बी है 5 जे कैप, ऐसे बोल सकता हूँ ना, सॉरी 10 जे कैप, 5 नहीं 10 आई कैप। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ 5 से 10 हो गई ना, डायरेक्शन तो वही है, आई कैप में ही एक्स एक्सिस में जा रहा है मतलब आई कैप। समझ में आया? केस 2, when magnitude is constant but direction is changing, तो इसमें भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? Yes. चेंजिंग, यस है ना। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, इस पाथ पर जा रहा है, ऐसे पाथ पे जा रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इधर थी और मैग्नीट्यूड था 5 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड अभी 5 मीटर पर सेकंड है बट डायरेक्शन हो गई, पहले ईस्ट में था ए पर, बी पर नॉर्थ में हो गया। समझ में आया क्या? हुआ कि नहीं हुआ? है ना। कोई और पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट पे ले सकते हैं हम, डायरेक्शन इसमें चेंज हो रही है, देखो हो रही है कि नहीं हो रही है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है क्या? No, नहीं। sir. तो ए पर क्या थी वेलोसिटी? ए पर वेलोसिटी क्या थी? 5 आई कैप, और बी पर क्या हो गई? 5 जे कैप। चेंज हो गई ना। चेंज इन वेलोसिटी पूछेंगे तो वी बी माइनस वी ए करेंगे तो कितना आएगा? 5 जे माइनस 5 आई, जीरो थोड़ा ना आएगा। समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी जीरो कब होता है? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा है तो जीरो नहीं होता है। आया समझ में? सर। Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको। नाउ केस 3 में क्या होगा? केस 3 में क्या होगा? इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, पार्टिकल जो है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों चेंज हो रहे हैं। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, सो जैसे मान लो
ये बात पर स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर मान लो इसकी डायरेक्शन ऐसे थी और स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई इस जगह पर, और यहाँ पर स्पीड हो गई मान लो 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों चीज चेंज हुई है कि नहीं हुई है ना? तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इस केस में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। सो वेलोसिटी 3 तरीके से चेंज हो सकती है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो पार्टिकल को हम बोलते हैं वो एक्सेलरेशन में, वो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी पूरा होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब आएगा काम में हमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में? किस केस में एक्सेलरेशन काम में आएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस में। समझ में आया? सो ये थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। जैसे हमने स्पीड पढ़ा था ना, एवरेज स्पीड पढ़ा था, फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, जैसे इसमें फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? तो इसका क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी को ऐसे एस, ये सिंबल होगा, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? जैसे मान लो एक पार्टिकल ए से बी तक आया, ठीक है, ये इस पास से आया मान लो ए से बी तक, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? यहां से लेके ये वाला, ये होगा ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया? हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर ही होगी? इधर ही होगी, जिस तरफ टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? जिस तरफ टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख दूं, एस वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे वही फॉर्मूला है। टोटल, जब भी हम टोटल जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम करेंगे तो क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ। अब देखो ये तो इस पाथ का निकालेंगे तो ये तो टोटल डिस्टेंस आएगा, और ये इस पाथ की लेंथ आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो देख के क्या लग रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? डिस्टेंस ज्यादा है। सो डिस्टेंस विल ऑलवेज, हमने पहले भी लिखा था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है। हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो अगर मैं इसमें दोनों में टाइम, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करूं तो इस तरफ तो आएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। आएगा कि नहीं आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी। क्या वो हमेशा एवरेज स्पीड से के इक्वल या उससे कम ही होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ। इक्वल किस केस में होगा? इसमें तो मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं, एवरेज स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इक्वल किस केस में होगा? अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो एवरेज स्पीड भी सेम होगा और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? लिखो ये फॉर्मूलेस, तो है ना। अब देखो हमने एवरेज स्पीड पे मैं फिर से आ जाता हूँ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये केसेस में तुम्हें फिर से बताऊं, क्या ये वाले फॉर्मूले यहाँ पर भी आ सकते हैं सेम? देखो तुम ही बताना दोबारा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखो केस फर्स्ट क्या था? एवरेज स्पीड है, यहाँ समझ लो एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है। समझ में आया? केस और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना।
केस फर्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स विद स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा v1 फॉर t1 टाइम एंड v2 फॉर t2 टाइम। तो फॉर्मूला ये बनेगा ना, एवरेज वेलोसिटी का भी यही बनेगा, मैग्नीट्यूड बताना है बस हमें एवरेज वेलोसिटी का। समझ में आया क्या? तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही चीज है ना, है कि नहीं है? Yes, sir. समझ में आया क्या? अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज हो जाएगा। तो ये केस 1 केस 2 ये सब के सेम फॉर्मूले, ये स्पेशल केस v1 प्लस v2/2। बोलो स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाए या एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, सेम क्वेश्चन जो हमने किए थे, तो तुम कर सकते हो क्या ये सब? Yes, sir. हाँ सेम है, सारे केसेस सेम है, तो ये पढ़ने की दोबारा कोई जरूरत नहीं होती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ जैसे मान लो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, बस ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ इट टोटल जर्नी विद स्पीड v0, इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। तो यही आंसर आता है उसका। समझ में आया क्या? क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, आया समझ में? Yes, sir. हाँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है अगर आपसे पूछते हैं एवरेज वेलोसिटी? A particle moves from A to B with speed 10 मीटर पर सेकंड and returns back with speed 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड गिवन है में, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होता है। समझ में आया? हाँ हमसे पूछा फाइंड एवरेज वेलोसिटी, यहाँ स्पीड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी लिखा है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? यही होगा क्या सेम? No, sir. तो क्या होगा आंसर? Zero. जीरो होगा ना आंसर, सिंपल बात है। पार्टिकल जहां से चला वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अरे एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी में जीरो नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना? यस सर। हाँ एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पार्टिकल ए से बी गया, फिर रिटर्न्स बैक आ गया, मतलब वापस से ए पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या आंसर आएगा? समझ में आया तांशी? जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, टोटल डिस्टेंस नहीं, क्या फाइंड आउट करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला एक और देखा था एवरेज, ये वाला फॉर्मूला, इफ स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। वैसे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो ये फॉर्मूले से हम ऐसे ही सेम फॉर्मूला एवरेज स्पीड का भी लगा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डी, ठीक है ना? इसको इंटीग्रेशन करो फ्रॉम जीरो t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। समझ में आया क्या? Yes, sir. एवरेज निकालने, ये फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड होता है ना। एवरेज वेलोसिटी अगर आपको फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है, मान लो वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है, तो v बोलेंगे उसको। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये क्या मिलेगा इससे में, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? आया समझ Yes, में? sir. यस सर। हाँ जैसे v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ऐसे कुछ वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की, है ना? आपसे पूछा 0 से 2 सेकंड तक का एवरेज निकालो, तो हम यहाँ पर वो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 रख देंगे v की जगह, और 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे और डिवाइड बाई 2 माइनस 0 कर देंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस आया समझ में? सो एक फॉर्मूला ये भी सेम फॉर्मूला एवरेज का, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, कुछ किसी भी चीज का एवरेज निकालना है हमें, तो ये ऐसा फॉर्मूला हर जगह वैलिड होगा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने की। ए पार्टिकल
moves along a circle with constant speed 10 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पूछा है हमसे इन हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन में कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी ये हमें बताना है। सोल्व करो। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है यहाँ पे, ठीक है। हाफ रिवॉल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी पूछा है, मतलब हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है एवरेज वेलोसिटी। ट्राई करो। देखो हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इसकी रेडियस नहीं गिवन है, मान लिया हमने रेडियस है r, है ना। अब पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, मान लो a से b यहां तक आ गया, हाफ रिवॉल्यूशन चला, यहां से यहां तक चला, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट a से b तक का कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है ना। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और उसके आगे मैंने ऐसे मोड लगाया हुआ है। समझ में आया, पूरा सिंबल समझ में आया। यस सर। ये सिंबल समझ में आया, लिखने का क्या तरीका है। ये तो वेलोसिटी, फिर इसके मैंने ऐसे ये साइन लगाया, ये एवरेज का साइन है, ये तो वेलोसिटी, ये एवरेज का साइन है, फिर उस पे मैंने मोड लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। समझ में आया क्या। हाँ यस सर। Yes. ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो होगा 2r, 2r होगा कि नहीं होगा, r गिवन नहीं है लेकिन हमें। समझ में आया क्या। अरे कुछ बोल भी दिया करो पढ़ाते हुए। यस सर। हाँ, हाँ अपॉन हो गया होगा, यहाँ से इस गया किस पास से, इस पास से कितनी स्पीड से जा रहा है वो, वैसे ऐसे जा रहा है ना, मीटर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से, इस पास से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो ये हाफ रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा होगा उसको। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम तो निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो टी किससे निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी स्पीड से चल रहा है वो, 10 से। अरे हाफ रिवॉल्यूशन वो 10 से चल रहा है, तो कितना टाइम लगाएगा, पाई r बाई 10। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगाएगा। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे टी की जगह क्या लिख देंगे, 2r अपॉन टी की जगह लिख देंगे पाई r बाई 10, r से r कैंसिल, तो आंसर आएगा 20 बाई पाई मीटर पर सेकंड। यस समझ में आया क्या। यस सर। Yes, sir. ये आया था क्या आंसर। यस सर। लिखो कैसे किया हमने इसको। टोटल डिस्टेंस तो 2r है, रेडियस गिवन नहीं है, तो हमने r मान के लिख दिया 2r, रेडियस हमने लिया r। और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ रिवॉल्यूशन में टाइम निकालना है ना, हमें टाइम कितना निकालना है, ए से बी तक जाने का। ए से बी तक वो कितना चला, पाई r, कितनी स्पीड से चला, 10 से, तो टाइम कितना लगेगा, पाई r बाई 10। आया समझ में। यस ये मैं सोचना सर ए से बी तक का टाइम वो वाला क्यों लिया, अरे टाइम तो वही लगेगा ना। ए से बी तक जाने का जो टाइम है वो तो जिस पाथ से चल रहा है उस पाथ को उसकी कितनी स्पीड से चला उससे आएगा टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है, चाहे तुम ए से घूम के वापस आ जाओ ए पर, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, बट टाइम तो पूरा लगेगा ना, चाहे आप सुबह गए शाम को आए, टाइम तो पूरा काउंट होगा। समझ में आया। Yes, sir. यस तो सर। टाइम हमेशा कौन से पाथ से निकालते हैं, जिस पाथ पे आप चल रहे हो। आया समझ में, लिख लिया सबने। यस And यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle
moves along a regular hexagon A, B, C, D, E, F with constant speed V. With constant speed V. Find average velocity of particle from A to C. ए से सी तक की हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। जैसे सर्कल में हमने हाफ रिवोल्यूशन की बताई, वैसे हेक्सागोन पे चल रहा है इस बार पार्टिकल, उसकी एवरेज वेलोसिटी आपको कहां से कहां तक बतानी, ए से सी तक बतानी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हमने ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट तो पहले भी बताया था, याद है? Yes, sir. देखो रेगुलर हेक्सागन, ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागन है ना। मान लो सभी साइड ए है, रेगुलर मतलब सारी साइड की लेंथ ए से सी तक का हमें बताना है। तो ए से सी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये होगा ना, ए से सी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। Sir. और ये हमने पहले भी निकाला था, ये आया था √3 टाइम्स ऑफ ए। आया था कि नहीं आया था? कि फिर से निकाल के बताऊं? हाँ, ये ए है, ये ए है, तो ये आया था √3 टाइम्स ऑफ ए। याद है कैसे निकाला था? Yes, sir. है ना, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम सेम। ए से सी तक का हमने वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ठीक है। इस बार एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर से निकालना पड़ेगा। वो कितना आया था? √3 ए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट √3 ए अपॉन टाइम टी। अब टाइम निकालना है, तो बोलो टाइम कैसे निकालेंगे? पार्टिकल तो इस पाथ से गया ना, ऐसे गया ना पार्टिकल, तो Yes, ए से sir. सी तक कितना जाने में कितना चला वो? ए से सी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2A. 2a। और कितनी स्पीड से चल रहा है? v से, तो 2a/v। समझ में आया क्या? टाइम टाइम समझ में आया? टोटल डिस्टेंस 2a और स्पीड v। आया समझ में? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे √3a अपॉन 2a/v। ए से ए कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा? √3v/2। समझ में आया क्या? दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में देखा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। फॉर्मूला क्या आता है? ds/dt। फॉर्मूला क्या आया था? Yes. ds/dt। थोड़ा रिप्लाई क्या करो जब भी मैं कुछ पूछता हूँ, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है फिर, ठीक है। चुपचाप बैठे रहते हो बिल्कुल, मैं बोर हो जाता हूँ बुरी तरह से। रिप्लाई करो, आवाज ही नहीं आ रही किसी की बिल्कुल भी। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर। तो किसी भी टाइम पर हम कैसे निकालते थे? डिफरेंशिएट करके उसमें टी की वैल्यू पुट करते थे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। या फिर इसको एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज।
समझ में आया? ds by dt आएगा ना इसका भी फॉर्मूला। सो क्या लिखेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is called, rate of change of displacement is called instantaneous velocity। समझ में आया? शॉर्ट में लिखा मैंने instantaneous velocity। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, इसका रेट ऑफ चेंज मतलब ds बाई dt। समझ में आया क्या फॉर्मूला? पहले हमने स्पीड लिखा था तो वहां पे ये एरो नहीं लगाया था, है ना, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकल जाएगा। वैसा क्वेश्चन हमने स्पीड में किया था कि नहीं किया था? Yes. है ना, मैथमेटिकल टूल्स में भी करवाया, तो वैसा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ds बाई dt। dy बाई dx क्या होता है? स्लोप होता है x y x ग्राफ का। dy बाई dx क्या होता है? स्लोप। स्लोप होता है ना y वर्सेस x। वैसे ds बाई dt किसका स्लोप होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। सो ds बाई dt इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी, है ना, इक्वल टू लिख दूं वेलोसिटी यस सर। इक्वल टू वेलोसिटी। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हमें क्या देगा? ये ना, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, इट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। समझ में आया क्या? यस। Yes. Yes. अब देखो, अगर मैं dt को उधर ले जाऊं, या फिर एक ग्राफ बना के भी देख लेते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कर्व है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा है कुछ, ये मान लो ऐसा कर्व है। तो किसी भी पॉइंट पर इसका स्लोप, जैसे मान लो इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखो नीचे भी बनाया मैंने, बट डिस्टेंस में नीचे नहीं जा सकता ग्राफ के। ये गया ना, नीचे भी गया, देखो यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट पर स्पीड या सॉरी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, तो ये टेंजेंट का जो ये वाला जो एंगल होगा, दैट इज वो एंगल थीटा, वो होगा v इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वो हो जाएगा उस पॉइंट पर स्लोप, जिस पॉइंट पर, जिस टाइम पर हमने ये, इसके करस्पॉन्डिंग इस टाइम पर स्लोप हो जाएगा ये। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. स्लोप कैसे निकाल? अगर ग्राफ गिवन है तो टेन थीटा निकाल लो टेंजेंट ड्रॉ करके, और अगर फंक्शन गिवन है तो डिफरेंशिएट कर दो, या तो डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx वाला फॉर्मूला, या फिर स्लोप निकाल लो किसी भी पॉइंट पर। समझ में आया क्या? यस। Yes. लिखो। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ds बाई dt। अगर मैं dt को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा v dt। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, है ना। यहाँ पे टाइम की लिमिट लग जाएगी, मान लो 0 से t, 0 से निकालना है मुझे डिस्प्लेसमेंट, मान लो 0 से नहीं निकालना है, t1 से t2 निकालना है, तो t1 से t2 लगा दो। तो ये ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन v dt। समझ में आया? फ्रॉम 0 टू t।
आया समझ में? Yes. Yes. Sir. डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और फॉर्मूला, अगर हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है तो उसको इंटीग्रेट करो 0 से t तक, समझ में आया? क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? और मैंने आपको डेफिनेट, ये देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका एक और मीनिंग होता है, वो एरिया होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज द एरिया ऑफ समथिंग। बताओ ये किसका एरिया है? Area under curve. एरिया अंडर कर्व ऑफ विच कर्व, विच ग्राफ? Displacement. वाई एक्सिस time. में कौन होगा और एक्स में Displacement कौन होगा? नहीं, वाई एक्सिस में v होगा और x में होगा t। डिस्प्लेसमेंट तो हमें मिल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो आउटपुट है, एरिया मिल रहा है हमें। ग्राफ किस किसका है? ये इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं हम? वेलोसिटी और का टाइम के साथ। समझ में आ रहा है? Yes. अरे sir. फंक्शन किसका है? v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है ना, हाँ? Yes. Sir. तो ग्राफ भी किसका बनेगा? Velocity time. v वर्सेस t, है ना? सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख दूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर v t कर्व। समझ में आया? Yes. Sir. Yes, sir. जैसे एक ग्राफ है vt, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इज कैन आल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज, है ना? सो मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसमें इसका हम एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे मान लो, तो एक एरिया तो ये आएगा, है ना? एक एरिया ये आएगा। टोटल एरिया निकालेंगे, मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आया? Yes. Sir. तो मान लो ये एरिया है, दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। अलग अलग एरिया निकाल लिया हम तीनों। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा S, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं इसका, वो होगा A1 माइनस A2 प्लस A3। बताओ A2 को मैंने माइनस में क्यों लिखा है? Because it is going in the opposite direction. क्योंकि उसका हाँ, area minus क्योंकि ग्राफ को देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, मतलब राइट में जा रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसके यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब पार्टिकल रुक गया। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब पार्टिकल राइट में जा रहा था, फिर यहाँ 0 हुई, फिर नेगेटिव हो गई, मतलब पीछे जा रहा है। समझ में आया? Yes. हाँ, तो Yes. पार्टिकल पहले A1 इतना एरिया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट राइट में गया, फिर यहाँ पे मुड़ा, फिर A2 पीछे गया, फिर वापस से यहाँ देखो यहाँ 0 हुई है, यहाँ नेगेटिव है वेलोसिटी, फिर वापस से यहाँ 0 हो गई, फिर उसके बाद पॉजिटिव हुई है, तो वापस से पार्टिकल पहले A1 इधर गया, फिर A2 पीछे गया, फिर A3 आगे गया। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. तो जो Yes, sir. पीछे गया डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव हुआ ना, तो उसको माइनस में लिखेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो एरिया नीचे की तरफ आता है वो नेगेटिव लेना। समझ में आया क्या? Yes, sir. जो एरिया नीचे की तरफ आता है वो क्या लेना है? नेगेटिव। तो फिर मुझे बताओ, क्या टोटल डिस्टेंस भी बता सकते हैं इसी ग्राफ से हम? टोटल डिस्टेंस भी तो बता सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, डिस्टेंस ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड हो जाएगी, ये वाला एरिया, तीनों एरिया ऐड हो जाएंगे। डिस्टेंस में तो सब पॉजिटिव होता है, पीछे जाने वाली लेंथ भी ऐड हो जाएगी। वो A1 आगे गया, फिर A2 पीछे गया, तो वो भी तो ऐड होगा। डिस्टेंस तो A1 आगे गया, फिर A2 पीछे गया, वो भी ऐड हो जाएगा, फिर A3 आगे गया, वो भी ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes. Sir. Yes, sir. Yes. डिफरेंस समझ में आया? डिस्टेंस तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस भी बता सकते हैं। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, Yes. तो याद रखो, जो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है उसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, तो उसका एरिया पॉजिटिव लेना है, और नीचे वाले में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, उसका एरिया नेगेटिव लेना है। बट फॉर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसके लिए तीनों एरिया, सारे एरिया को ऐड करना है। समझ में आया? Yes. Yes, sir.
सो इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। लिखो इसको। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन, स्लोप वाले, एरिया वाले सब हम एक साथ पढ़ेंगे लास्ट में, है ना। अभी सिर्फ हम कंसेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर सारे ग्राफ वाले ग्राफिकल मोशन विद ग्राफिकल ग्राफ्स में अलग से पढ़ाऊंगा लास्ट में, ठीक है। पूरा फिर से सारे ग्राफ बनाएंगे हम और समझेंगे अच्छे से। समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir.